नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है मानहानि पार्ट 1। मानहानि पार्ट 1 वीडियो में मानहानि क्या होती है, मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं, मानहानि के माध्यम, मानहानि कितने प्रकार के होते हैं, मानहानि के मामले में कौन शिकायत कर सकता है, मानहानि समझौता करने योग्य अपराध है या नहीं, झूठी मुकदमा दर्ज करने वाले पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं या नहीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको मानहानि के बारे में समझ में आ जाए। मानहानि पार्ट 1 वीडियो के बाद मानहानि पार्ट 2 वीडियो को देखना न भूलें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मानहानि क्या होती है। व्यक्ति सारी उम्र पैसे और प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। लोग अपनी प्रतिष्ठा को जीवन के सबसे बड़ी कमाई मानते हैं। अगर कोई किसी की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाले तो उसे कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं। इसके लिए कानून भी बना है। भारतीय कानून में प्रतिष्ठा को व्यक्ति की संपत्ति मानते हुए उसकी सुरक्षा के प्रावधान किए हैं। अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और झूठी या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को सजा भी दिलवा सकता है। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान हैं। इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। पति या पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी बोलना मानहानि माना जा सकता है। अब जानिए मानहानि के माध्यम। मानहानि के दो माध्यम होते हैं, अपलेख या लिबेल, और दूसरा है अपवचन या स्लैंडर। अपलेख जिसे लिबेल इंग्लिश में बोलते हैं, जब लिखित या मुद्रित शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है या बदनाम किया जाता है तो इस कृत्य को अपलेख या लिबेल कहते हैं। उदाहरण के लिए लेखन, अखबार में छपाई, मानहानि की तस्वीरें प्रकाशित करना आदि। अपवचन जिसे अंग्रेजी में स्लैंडर कहते हैं, यह बोले गए शब्दों या इशारों के माध्यम से मानहानि को संदर्भित करता है। इसमें इशारों की भाषा और अभिव्यक्तियों का संक्षिप्त रूप भी शामिल होता है, जैसे किसी व्यक्ति को धिक्कारना या आंख मारना या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई अन्य तरीका। स्लैंडर का स्टेटमेंट किसी भी माध्यम में किया जा सकता है। यह एक ब्लॉग, टिप्पणी, भाषण, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू या टेलीविज़न पर कहा जा सकता है। लिबेल का स्टेटमेंट लिखित रूप में होता है, जैसे डिजिटल स्टेटमेंट को लिखित स्टेटमेंट के रूप में भी माना जाता है। स्लैंडर के स्टेटमेंट केवल मौखिक रूप में होते हैं। यहाँ बता दें कि जब स्लैंडर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तब वह स्टेटमेंट लिबेल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से की गई मानहानि भी अपलेख के दायरे में आती है। जब किसी के भाषण या मौखिक कथन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो अपलेख अथवा लिबेल कैटेगरी में आ जाता है, अन्यथा स्लैंडर कैटेगरी में रहता है। हालांकि दोनों मामलों में यह आवश्यक है कि मानहानि के शब्द किसी तीसरे पक्ष द्वारा सुने या देखे जाए, अर्थात मानहानि होने और मानहानि करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए। अब जानते हैं कि कानून के अनुसार मानहानि के कितने प्रकार होते हैं। तो मानहानि के दो प्रकार होते हैं, सिविल यानी दीवानी और आपराधिक क्रिमिनल मानहानि। सिविल मानहानि के मामले में दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड यानी मुआवजा देना पड़ता है, जबकि आपराधिक मानहानि के लिए 2 साल कारावास की सज़ा का प्रावधान है। दीवानी मानहानि के लिए दीवानी कोर्ट में और आपराधिक मानहानि के लिए फौजदारी कोर्ट में मुकदमा किया जाता है। मानहानि के लिए सीधे कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता है
इसके लिए पुलिस थाना में कोई एफआईआर या शिकायत नहीं दर्ज करवाना पड़ता है। यह एक असंज्ञेय और जमानती अपराध है। यहाँ ये बता दें कि मानहानि के मामले में केवल पीड़ित पक्ष ही शिकायत दर्ज कर सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 199(1) के अनुसार जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो, कोई व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है या किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि मानहानि के मामले में पीड़ित या दुखी है तो शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले सकता है। अब जानते हैं कि मानहानि समझौता योग्य अपराध है या कि नहीं। तो यदि मानहानि का अपराध निजी व्यक्ति के विरुद्ध है तो अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। सीआरपीसी की धारा 320(1) के तहत कोर्ट के बाहर अपमानित व्यक्ति और आरोपी समझौता कर सकता है। यदि आपके ऊपर किसी ने झूठी मुकदमा दर्ज कर दिया है तो क्या उस पर मानहानि का केस मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करता है और आप गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारी के बाद यदि मुकदमा झूठ साबित होता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो गिरफ्तारी हुआ है और समाज में मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, इसलिए आप झूठी मुकदमा दर्ज करने वाले पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। साथ ही वो अपने अपमान और हैरेसमेंट के लिए कोर्ट के माध्यम से मुआवजे की मांग भी कर सकता है। हर्जाने की मांग आर्थिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के आघात की भरपाई के लिए की जा सकती है। आईपीसी 1860 के अनुसार मानहानि को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। यदि मृत व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों से मृत व्यक्ति के निकट संबंधियों की भावनाएं आहत होती हो तो यह आरोप मानहानि कहलाएगा। किसी मृत व्यक्ति पर कोई आरोप लगाना मानहानि के दायरे में आ सकता है यदि वह आरोप उस व्यक्ति के जीवित होने पर उसकी ख्याति में अपहानि करता है। किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति समूह के संबंध में ऐसा आरोप लगाना जो उनका अपयश करता हो मानहानि की श्रेणी में आएगा। कोई आरोप तब तक किसी व्यक्ति की मानहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह आरोप दूसरों की दृष्टि में उस व्यक्ति के सदाचार या बौद्धिक स्वरूप को नष्ट न करे अथवा उस व्यक्ति की साख को न गिराए। किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष पर निंदाजनक टिप्पणी मानहानि हो सकती है। किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगाना जो सत्य हो उसकी मानहानि नहीं है, विशेष रूप से तब जब आरोप प्रकाशित या प्रसारित करना जनहित में हो। व्यंग्योक्ति के रूप में आरोप लगाना भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है यदि उस व्यंग्योक्ति से व्यक्ति की वास्तविक मानहानि होती है। किसी व्यक्ति के नाम का गलत प्रकाशन या प्रसारण मानहानि है। व्यक्ति विशेष के चित्र अनुपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करना मानहानि है। किसी की बीमारी, विकृति या दोषों की अनधिकृत चर्चा मानहानि की श्रेणी में आ सकती है। अब जान लेते हैं कि मानहानि के लिए आवश्यक तत्व क्या है। चलिए अब आपको मानहानि के लिए आवश्यक तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपमानजनक टिप्पणी या बयान का होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में किसी व्यक्ति से संबंधित आरोप का उल्लेख है। सामान्य शब्दों में आरोप का अर्थ है किसी ने कुछ गलत किया है या किसी का अपमान किया है। कहने का मतलब ये है कि किसी ने अपमान करने के इरादे से किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बयान दिया है। इसका मतलब यह है कि मानहानि स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को इंगित करता है। इसका मतलब यह है कि मानहानि स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए होनी चाहिए जिसे मानहानि करने का इरादा है, और यदि इसे दूसरों के लिए प्रकाशित किया जाता है तो तीसरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो कि प्रकाशन द्वारा किसे बदनाम किया गया है। अपमानित करने का आशय होना चाहिए। आशय मतलब इंटेंशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक मानहानि कारित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने का इंटेंशन होना चाहिए।
और इंटेंशन में यह भी शामिल है कि व्यक्ति यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लांछन लगाता है या ऐसा प्रकाशन करता है कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की मानहानि होगी। अपमानजनक टिप्पणी या बयान अभियोगी को लक्ष्य करके बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि आपको उससे किराने का सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वह निम्न श्रेणी की चीज़ें उच्च दर पर बेचता है। ऐसे में यदि कथन असत्य पाया जाता है तो दुकानदार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि इससे उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की कमी हो जाएगी। बयान या टिप्पणी का प्रकाशित होना पूर्ववर्ती शर्त है। यह अभियोगी के अलावा किसी और व्यक्ति को भी सूचित होना आवश्यक होता है। प्रकाशन मानहानि करने के सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है, क्योंकि प्रकाशन के कारण ही लोगों को अपमानजनक टिप्पणी, लिखित या अन्य प्रदर्शित चित्रण के बारे में जानने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपमानित होता है। बयान सामान्य प्रकृति का नहीं होनी चाहिए। यदि बयान सामान्य प्रकृति के हैं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। यदि किसी ने यह कह दिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, या सरकारी टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, या दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी मोहन गार्डन में ठीक से ड्यूटी नहीं निभाते हैं, सप्ताह में एक ही दिन सफाई का काम करते हैं और मुफ्त में वेतन उठाते हैं, दिल्ली का प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को 4 से 5 लाख रुपए तक का टाका लगा देते हैं, इन बयानों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। इसलिए ऐसे बयानों के लिए मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है। काल्पनिक नाम लेकर उदाहरण प्रस्तुत करना मानहानि के मामले में नहीं आता है। कभी कभी वास्तविक नाम लेकर भी उदाहरण की विस्तारपूर्वक व्याख्या की जाती है। लॉ के टीचर पढ़ाते वक्त वास्तविक नाम का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, या कोई लेखक अपने किताब में किसी मुद्दे को समझाने के लिए एक साथ कई नाम का इस्तेमाल करते हैं। फिल्म में विलेन का नाम कई बार काल्पनिक रखे जाते हैं, लेकिन इसके लिए मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।